तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आज फाइनली आप लोगों का आकांक्षा 40 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया था जैक की तरफ से, उसका सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ और ये मैथ्स का होने वाला है सेट 1। ठीक है, और मैं बता दूँ इससे पहले कि आप लोग का सारा जितना भी मॉडल क्वेश्चन पेपर था सारा का सॉल्यूशन आप लोग को दे चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिए जाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चैनल के थ्रू लाभ उठा रहे हैं और आप लोग पीछे क्यों हैं, तो आप लोग भी उठाइए जल्दी से। देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस वो प्लेलिस्ट या प्लेलिस्ट पर आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग सिंपली सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा। आप लोग का मैथ सेट 1, सेट 2, सेट 3 मैथ्स का आप लोग का मिल जाएगा। मैथ्स का लास्ट बचा हुआ सेट 2, सेट 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिया। सेट 1 सिर्फ अपलोड नहीं किए थे, इसका रीज़न यही था क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 11th का, और इसके लिए मुझे एक वाइट बोर्ड की ज़रूरत था, लेकिन वो मिला नहीं, जिसके कारण से मुझे इसी पर आप लोग को सॉल्यूशन देना होगा। और आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का सेट 1, सेट 2, सेट 3 सब कुछ अपलोड हो चुका है। मैथ्स का भी सेट 2, सेट 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये सेट 1 है, ठीक है। और मैं बता दूं कि इसमें आप लोग को 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दीजिए, तो उससे पहले मैं बता देता हूँ, आप लोग यदि नहीं पता होगा तो 2019 वाला जो क्वेश्चन आया था ना, वो सेट 1 में आप लोग का जो दिया गया है वही 2019 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 2020 वाला क्वेश्चन सेट 2 में आप लोग को दिया गया है एंड 2021 वाला क्वेश्चन सेट 3 में दिया गया है, तो ठीक है। तो 2019 में जो 11th का ही क्वेश्चन मैक्सिमम था, तो सेट 1 में मैं क्या करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो बोल रहे थे कि वीडियो लंबा होगा तो होने दीजिए लेकिन डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, तो इसलिए मैं सेट 1 का मैथ्स है ये, और ये 11th का है तो लंबा तो होने ही वाला है, इसलिए मैं ये 2 पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को 20 क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, 20 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि लंबा हो जाने दीजिए वीडियो, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन कीजिएगा तो और ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि वैसे भी आप लोग कमेंट पढ़िएगा ना तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आपसे पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मजा आता, तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो और मज़ा आएगा। और चूँकि ये 11th का है तो हो सकता है आप लोग कुछ समझने में दिक्कतें हो, इस वीडियो पर उतना मज़ा ना आए क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं होंगे, इसलिए फिर भी मैं समझाने का हर संभव कोशिश करूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, मैं कृष्णा कुमार महतो आकांक्षा 40 का स्टूडेंट रह चुका हूं। चलिए ज़्यादा देर न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं, और यदि आप मेरे चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैथ्स में आ चुके हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है 81 से, क्योंकि आप लोग का जो 1 से 40 क्वेश्चन तक था वो फिजिक्स का था, एंड 41 से आप लोग का 80 तक जो था वो केमिस्ट्री का था। वो ऑलरेडी आप लोग का सॉल्यूशन दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग चेकआउट कीजिए नहीं देखें हैं तो। चलिए पहला क्वेश्चन है, राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट। ये देखिए सेट 3 से क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी में, तो अब इंग्लिश में ही आप लोग पढ़ना होगा। ये 11 का क्वेश्चन है तो अब इंग्लिश में ही आप लोग पढ़ेंगे। तो ये सेट 3 का क्वेश्चन है जिसमें आप लोग का सेट ए दिया हुआ कुछ इस प्रकार से, ये ब्रैकेट में दिया हुआ एक्स वेयर एज एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड बेटर, ठीक है। तो हम लोग को ये इसका रोस्टर फॉर्म बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए रोस्टर फॉर्म बताने का ट्रिक बताता हूँ आपको। ये देखिए बेटा है ना, इसमें देखिए कौन कौन सा आप लोग का ये अल्फ़ाबेट दिख रहा है, बी दिख रहा है, ई दिख रहा है, 2 टी दिख रहा है और एक ई दिख रहा है, मतलब 2 ई दिख रहा है, 2 टी दिख रहा है, एक आर दिख रहा है, एक बी दिख रहा है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का यही ट्रिक होता है। यदि इस तरह का क्वेश्चन और भी आएगा तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखने का यही ट्रिक होता है कि यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट दिख रहा है उसका एक ही अल्फ़ाबेट लिखना है और उसको ब्रैकेट में लिख देना है। देखिए किस ऑप्शन में वैसा आप लोग को मैच कर रहा है, एक ही अल्फ़ाबेट लिखना है। यहाँ डबल ई है तो हमको एक ही ई लिखना है, डबल टी है मतलब हमको एक टी लिखना है, ठीक है। डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग को, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 11th का आप लोग पढ़े नहीं, फिर भी मैं आप लोग को इस तरह बताऊंगा ताकि इस तरह का क्वेश्चन यदि फ्यूचर में आए तो आप लोग बना सकते हैं। तो एक ही लेटर को हम लोग को लिखना है, एक ही अल्फ़ाबेट को, ठीक है। बी एक है तो बी तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ई कोमा दे के आप लोग को लिखना है, और ई 2 बार है तो हमको एक ही बार ई लिखना है। उसके बाद टी 2 बार है तो टी भी एक ही बार लिखना है, और आर एक ही बार है तो आर एक ही बार लिखना, ठीक है। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देना। तो देखिए इस तरह ऑप्शन ए आप लोग को मैच कर रहा होगा। देखिए बी एक बार है, ई एक बार है, टी एक बार है, आर एक बार है, मतलब कि इन सारे वर्ड्स, इन सारे अल्फ़ाबेट से आप लोग का जो है वर्ड बेटर बन जाएगा, ठीक है। इन सारे वर्ड की हेल्प से ही, मतलब इन सारे अल्फ़ाबेट की हेल्प से ही, वर्ड नहीं बोलना चाहिए, अल्फ़ाबेट की हेल्प से ही ये वर्ड जो है बन जाएगा। बाकी ऑप्शन गलत क्यों है वो भी आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि ये ऑप्शन सही क्यों है ये तो समझ में आ गया, लेकिन बाकी ऑप्शन गलत क्यों है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ऑप्शन 2 में आप लोग क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ डबल ई दे दिया, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इसमें ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि ये पूरा तो डबल मतलब पूरा बेटर ही लिख दिया, डबल टी है, डबल ई है, इसलिए गलत है, ठीक है। ऑप्शन 4 गलत क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए सारा लेटर नहीं दिया गया, मतलब सारा अल्फ़ाबेट नहीं है। देखिए बी है, टी है, आर है, लेकिन एक ई भी तो होना चाहिए, तो वो ई नहीं दिया गया, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 आप लोग को करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 11th का है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x = √3 इफ़ एक्स लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए क्वाड्रेंट का आप लोग को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। इस तरह का आप लोग पढ़े होंगे ना, एक्स वाई एक्सिस,
मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े होंगे एक्स एंड वाई, तो उसी तरह के इसमें भी होता है, ठीक है। इसमें भी क्वाड्रेंट होता है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है ना, यहाँ पर सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो साइन और इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक। साइन एंड कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक उसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग को टेन पॉजिटिव होता है एंड क्वाड पॉजिटिव होता है, ठीक है। बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग का कॉस पॉजिटिव होता है एंड इसके जस्ट ऑपोजिट सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो नेगेटिव होता है। तो इसको याद रखने एक ट्रिक बताते हैं। याद रखने क्या ट्रिक है कि ऑल, इसको इस तरह याद रख सकते हैं, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पर टेन एंड क्वाड पॉजिटिव एंड यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव। तो इसका आप लोग ट्रिक बता देते हैं, क्योंकि आप लोग यदि इन फ्यूचर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा, लेकिन इसमें ट्रिक का कोई जरूरत नहीं है। 10x = √3 दिया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ट्रिक नहीं बताते हैं। बाकी और भी मैं जब एक्स्ट्रा क्लास लूँगा तब बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में तो आप लोग सिंपली दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x = √3 इफ x लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बोल दिया है, आप लोग हिंदी भी पढ़ सकते हैं। समीकरण 10x = √3 का मुख्य हल निकाला जो फर्स्ट पाद में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आप लोग बोल दिया है। और अभी आप लोग को बताया कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वो ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब सारा क्वाड्रेटिक फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो ठीक है, ये इसका आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए। ऑप्शन में भी देख सकते हैं पॉजिटिव ही दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए 10x = जो है वो √3 दिया हुआ है। तो आप लोग बताएं कि किस एंगल के लिए, 10 के किस एंगल के लिए √3 होता है। तो ये होता है क्या, 10 के आप लोग का 10x = 10 60 डिग्री पर √3 होता है, ठीक है, 10 60 डिग्री पर। अब पाई और रेडियन को पिछले बार भी मैंने आप लोग बताया था कि पाई और रेडियन को कैसे आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा। तो यानी x = यहाँ से तो आप लोग 60 डिग्री पता चल रहा है, लेकिन आप लोग को ये नहीं मालूम है कि कौन सा 60 डिग्री है, क्योंकि यहाँ तो पाई के टर्म में दिया हुआ। तो आप लोग को मैं रामबान तरीका बताता हूँ। आप लोग को ये याद रखना है कि जो पाई होता है उसका वैल्यू होता है 180 डिग्री, ठीक है। पाई का वैल्यू जो होता है वो 180 डिग्री होता है। हम लोग को तो यहाँ एक्स का वैल्यू 60 डिग्री निकल चुका है, लेकिन हम लोग को इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। ये पाई रेडियन होता है, ठीक है। पाई = 180 डिग्री, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो 60 डिग्री को हमको कन्वर्ट करना है, तो 180 डिग्री = क्या होता है, ये होता है पाई होता है, ठीक है। और इसका एक क्वेश्चन और भी आएगा जिसमें बोला गया कि 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, तो इसमें आप लोग सीख लीजिए। तो यहाँ पर 1 डिग्री = क्या हो जाएगा, पाई/180 हो जाएगा। तो हमको 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 60 डिग्री = पाई/180 × 60 लिख सकते हैं। ये कैंसिल कीजिए, तो यानी क्या आया, पाई/3 आंसर निकल के आया। मतलब कि 60 डिग्री = ये डिग्री में है और = पाई/3 रेडियन होता है ये, ठीक है। तो ये रेडियन में आंसर दिया, यानी पाई/3 किस में है, पाई/3 ऑप्शन 3 में, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। इसमें देखिए ये आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है पता है, आप अभी बताता हूँ। आई के फॉर्म में दिया हुआ ना, तो इसको आप लोग को रामबान तरीका बता दो किस तरह आप लोग इसको हल करना, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है, जो आई होता है ना उसका वैल्यू होता है √-1, ठीक है। आई का वैल्यू होता है √-1। अब क्या इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा, आई² का वैल्यू निकल जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको i³ कर दीजिए एक, ठीक है। i³ का वैल्यू क्या हो जाएगा, i³ का वैल्यू आप लोग को, i³ को किस तरह लिख सकते हैं, i³ को इस तरह नहीं लिख सकते हैं, i² × i इस तरह लिख सकते हैं, i³ को इस तरह लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि जब इंटू, जैसे मान लीजिए a² × a क्या लिख सकते हैं, इसको a³ ही तो लिखते हैं ना। उसी तरह i² × i क्या होता है, i³ होता है, ठीक है। तो i² × i, तो i² का वैल्यू हम लोग निकाले क्या, -1, और i को i ही रहने दीजिए, मतलब कि i³ का वैल्यू -i निकल रहा है, ठीक है। तो आप लोग को ये याद रखना है कि i³ का वैल्यू -i निकल के आया, और कैसे निकल के आया वो अभी आप लोग को दिखाएं, ठीक है। i³ को लिख दिया i² × i, और i² का वैल्यू -1 पुट किए तो -i निकला। और इसी प्रकार इसको स्क्वायर कर दीजिए, इस बार इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करने पर हम लोग क्या मिलेगा, i⁴। तो i⁴ = क्या हो जाएगा, i⁴ इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा, -1 का स्क्वायर 1। तो ये आप लोग को याद रखना है। याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, आप लोग सिर्फ ये याद रखेंगे ना, तो बाकी आप लोग तो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो आई इक्वल टू -1 होता है, रूट अंडर -1 होता है, आई स्क्वायर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो -1 हो जाएगा, आई क्यू इक्वल टू -i, आई का पावर 4 इक्वल टू 1। एक बार फिर से आप लोग बोलिए, आई इक्वल टू रूट अंडर -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यू इक्वल टू -i एंड आई का पावर 4 इक्वल टू 1। तो उसी पर आधारित ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग पुट कीजिए वैल्यू, देखिए पुट कीजिएगा वैल्यू, तो आई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं -1, आई का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं +1, आई का पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, देखिए आई का पावर 6 को हम लोग इस तरह नहीं लिख सकते हैं, आई का पावर 6 को लिख सकते हैं आई का पावर 4 इंटू आई स्क्वायर में। हमेशा जब भी बड़ा पावर रहेगा ना तो उसको आई का पावर 4 में कन्वर्ट कीजिए, ताकि आई का पावर 4 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, इसलिए ये ईजी हो जाएगा। तो आई का पावर जब भी बड़ा पावर रहेगा तो आई का पावर 4 में ही इसको कन्वर्ट करना है। तो आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 2 लिख सकते हैं, आई का पावर 4 1 होता है और आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो 1 इंटू -1 हो गया, ठीक है। तो यानी आई का पावर 6 क्या निकल के आया, -1 निकल के आया। तो वहाँ पर हम लोग आई का पावर 6 की जगह लिख सकते हैं, आई का पावर 6 की जगह लिख सकते हैं -1, ठीक। उसी प्रकार आई का पावर 7 अब निकालिए, आई का पावर 7 निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, आई का पावर 4 मैंने बताया ना जब भी बड़ा पावर रहेगा तो आई का पावर 4 में कन्वर्ट करना है इंटू आई क्यूब, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, आई का पावर 4 1 होता है और आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है -i होता है। अभी निकाल के दिखाया, यानी क्या हो गया, आई का पावर 7 इक्वल टू -i, ठीक है। आई का पावर 7 की जगह आप लिख लीजिए -i, ठीक। देखिए इस तरह आप लोग बनाएंगे ना तो बहुत इजीली तरीका से बन जाएगा। मैं इसको लिखने में आप लोगों को ज़्यादा देर हो रहा है और समझाने में, अदरवाइज आप लोग इजीली लिख सकते हैं। आई का पावर 7 का -i, ठीक है, और 1 प्लस आई स्क्वायर है ना, तो 1 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यूब का वैल्यू -i, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए आप लोग का -1 एंड +1 ये तो कैंसिल हो गया ऊपर से, और ये 1 -1 ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आप लोग क्या बचा आप बताइए, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ऊपर में क्या बचा -1 एंड -i, और नीचे क्या बचा आप लोग का -i। तो माइनस से इंटू कर दीजिए तो क्या होगा 1 + i डिवाइडेड बाय i। अब देखिए हम लोग जिस तरह लिखे थे ना, आई का पावर 4 को क्या लिखे थे 1 लिखे थे ना, तो क्या 1 को आई का पावर 4 नहीं लिख सकते, मतलब कि हम लोग को ये 1 की जगह आई का पावर 4 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये इससे करने से क्या होगा कि आई कॉमन लेके फिर कैंसिल कर देंगे, तो आई का पावर 4 + i डिवाइडेड बाय आई। अब देखिए आई से डिवाइड कर दीजिए आई का पावर 4 और आई में कॉमन ले लीजिए आई को और डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा, यहाँ आई का पावर 4 में आई डिवाइड करेंगे तो आई क्यूब बचेगा, और आई डिवाइडेड बाय आई करेंगे तो +1 बचेगा, ठीक है। तो 1 + आई का पावर 3 हुआ, हम लोग को फाइनली निकला 1 + आई का पावर 3। अब आई का पावर 3 को क्या लिख सकते हैं -i, तो 1 - i जो है इसका फाइनल आंसर निकल के आया। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर से देखिए कि i इक्वल टू √1 है, स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड आई क्यूब इक्वल टू -i, आई का पावर 4 इक्वल टू 1। उसी पर आधारित इसको मैंने आई का पावर 4 में जो बड़ा पावर था आई का पावर 4 में कन्वर्ट किया, आई क्यूब आई स्क्वायर का वैल्यू पुट किया और फाइनली आप लोग का आंसर ये निकल के आ गया 1 - i। ये किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाए, क्योंकि 11th का कॉन्सेप्ट है ना, 11th आप लोग तो पढ़े नहीं है, लेकिन मैं इस तरह का आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग नहीं पढ़े फिर भी आप लोग को एक ही बार समझ में आ जाए, ठीक है। और आप लोग समझ में आ भी रहा होगा जिस तरह मैं समझा रहा हूँ। कमेंट में कीजिएगा यदि समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो, अदरवाइज यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वो भी कमेंट में बताएगा। तो देखिए 84 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसको सॉल्व करना है। एक ही इनइक्वालिटी है, ये भी 11th का कॉन्सेप्ट है। आप लोग इक्वल रहता है तो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, तो इसको इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी उसी तरह आप लोग सॉल्व करते हैं जैसे x + 1 इक्वल टू 2x + 3 इस तरह रहता है ना, तो इसको किस तरह आप लोग सॉल्व करते हैं, जिस तरह इक्वल रहता है उसी तरह आप लोग को इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना है। जिस तरह इक्वालिटी को सॉल्व करते हैं उसी तरह इनइक्वालिटी को भी सॉल्व किया जाता है। इसमें एक बात ध्यान दिया जाता है, तो वो अभी तो इसमें ध्यान देने की बात नहीं, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आराम से हो जाएगा। तो 3x + 5 लेस देन x - 7 है, तो इस x को इस साइड ले आइए तो कितना होगा 3x - x, और 7 को भी इस साइड ले आइए तो कितना होगा +5, और इस साइड आएगा तो +7 हो जाएगा। लेस देन उधर क्या बचा, उधर कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा, लेस देन 0। अब क्या बचा 3x - x 2x एंड ये +12 लेस देन 0। 2 कॉमन लेके उस साइड डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x + 6 लेस देन 0 हो जाएगा, x + 6 लेस देन 0। मतलब कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, आगे का यहाँ लिख रहे हैं ऊपर में x
6 को उस साइड ले जाइए तो क्या होगा, x लेस देन -6, मतलब कि हम लोग का आंसर जो आया x लेस देन -6। ठीक है, इसको किस तरह सॉल्व किया आप लोग देखें ना, x लेस देन -6 आया, मतलब कि x लेस देन -6 का मतलब क्या है कि -6 से छोटा होना चाहिए x का वैल्यू। मान लीजिए यहाँ -6 है, इधर -7 है, इधर -8 है, इधर -9 है, इधर -5 है, इधर -4 है, इस तरह डॉट 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 है, इधर डॉट डॉट है। बताइए किस रेंज में आप लोग को दिख रहा होगा कि -6 से छोटा है। -6 से छोटा कौन होता है, आप लोग पढ़े हैं ना, क्या ये रेंज आप लोग को -6 से छोटा दिख रहा है, क्योंकि -5 -4 है। यदि आप लोग का आंसर हाँ है तो आप लोग गलत पढ़े हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है ये होता है, ये रेंज। -6 से छोटा क्या होता है, इधर होता है छोटा और इधर जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, आप लोग कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर रहे हैं। बहुत कोई अभी भी 10th तो पास कर लिए, लेकिन अभी भी सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 6 है, 6 से छोटा 5 है, फिर 4 है, तो हम लोग इस तरह छोटा आ रहा, मतलब ये वो पॉजिटिव वाला को ही देखते हैं, तो ये पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव है। ठीक है, हम लोग इस तरह इस टाइप में जाएंगे, -6 से छोटा -7 है, -7 से छोटा -8 है, तब वो छोटा आएगा। तो हम लोग को x लेस देन -6 मतलब कि जो x का वैल्यू होगा वो -6 से छोटा होना चाहिए। तो -6 से छोटा क्या है, -7 है, -8 है, -9 है। तो उस तरह ऑप्शन में आप लोग देखिए किस ऑप्शन में उस तरह आप लोग को दिख रहा होगा -6 से छोटा। क्या ऑप्शन 1 में आप लोग दिख रहा है -6 से छोटा, ये तो नहीं दिख रहा। -4 -3 दिख रहा है, -6 से तो ये बड़ा दिख रहा है। क्या ऑप्शन 2 में दिख रहा है -6 से छोटा, यस -6 से छोटा। यहाँ पर डॉट 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 दिया मतलब क्या, -9 के बाद -10 आएगा, फिर -11 आएगा, उस तरह दिया गया, डॉट डॉट करके छोड़ दिया। ठीक है, -इन्फिनिटी तक चल जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए -7 भी -6 से छोटा है, -8 भी हम लोग आंसर आया था x लेस देन -6, जो -9 है वो भी -6 से छोटा है। बाकी ये सब देखिए -6 से बड़ा है, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये भी -6 से बड़ा है, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन हो सकता है उसका रीजन भी बता रहा हूँ, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता उसका रीजन भी आप लोग बता रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, इसमें कहा जा रहा है फाइंड द 10 टर्म ऑफ ए सीक्वेंस व्हिच 7th and 12th टर्म आर 34 and 64 रिस्पेक्टिवली। मतलब इस ये देख सकते हैं, ये आप लोग का एपी क्वेश्चन है और ये आप लोगों को 10th के नॉलेज से आप लोगों को बन जाएगा। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, जिसमें आप लोग को 10th टर्म आप लोग को निकालना है और 7th and 12th टर्म आप लोग को दिया हुआ है 34 and 64 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम लोग किस तरह इसको सॉल्व करते हैं ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो आप लोग देखिए बना सकते हैं इसको। आप लोग A7 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये आप लोग को दिया हुआ 34। ठीक है, तो इसको A7 को क्या लिख सकते हैं, A+6D लिख सकते हैं। A+6D इक्वल टू 34, ये ऑप्शन बोल रहे हैं, ये आप लोग का जो इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, तो आप लोग तो आप लोग समझ गए A7 को A+6D कैसे लिखे, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, AP में पढ़े हैं ना, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी एक थोड़ा समझाते रहा हूँ। A+n-1D आप लोग पढ़े होंगे इसका जनरल टर्म लिखने का। तो A7 को उसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, A+7 - 1 × D, मतलब यही हो गया A+6D। A7 का वैल्यू A+6D, तो वही लिखे। ठीक ना, तो आप लोग ये पढ़े होंगे। तो इसको ये आप लोग का जो है इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 हम लोग को कहाँ से आएगा, A12 का वैल्यू दिया हुआ, देखिए A12 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 64 दिया हुआ है। ये 12 है, A12 का वैल्यू 64 दिया। उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं A+11D, A+11D को क्या लिख सकते हैं, 64। अब देखिए ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 मैंने इक्वेशन 1 कर दीजिए, तो इक्वेशन 1 को भी यहाँ लिख लीजिए, A+6D इक्वल टू 34। दोनों को आप लोग घटा दीजिए। ठीक है, घटा दीजिए तो कितना आएगा, ए तो कैंसर, यानी कि 5D का जो वैल्यू है वो आप लोग कितना निकल के आ रहा है, वो आप लोग को निकल के आ रहा है 30, यानी D का वैल्यू आप लोग क्या निकल गया, D का वैल्यू 6 निकल गया। ठीक है, 5D इक्वल टू 30, तो D इक्वल टू 6। अब D का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और A का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो D का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा तो कितना आएगा, A+6D, 6 × 6 36 इक्वल टू 34, यानी A का वैल्यू आप लोग क्या निकल के आया, A का वैल्यू 34 - 36 कीजिएगा तो -2 निकल के आ रहा। A इक्वल टू -2 एंड D इक्वल टू 6 निकल के आया। A इक्वल टू -2 एंड D इक्वल टू 6। तो हम लोग क्या निकालना है, A10 का वैल्यू निकालना है। A10 को क्या लिख सकते हैं, A+9D। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ईजी था। A का वैल्यू लिख लीजिए -2 + 9 × 6, क्योंकि ये 10th के कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन था। ठीक है, तो -2 + 54, ये क्या हो गया, 54 - 2 ये 52 हो गया। तो 54 की इस ऑप्शन में, 54 आप लोग को ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इलिप्स से है, ये आप लोग का जो है 11th का क्वेश्चन है, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। देखिए इलिप्स का इक्वेशन होता है इस तरह का, x² / a², ये जनरल इक्वेशन है, +y² / b² = 1।
ये होता है इलिप्स का इक्वेशन, ठीक है। और यही प्लस की जगह माइनस हो जाता तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन हो जाता। आप लोग सुने होंगे हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, वो सब। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है इलिप्स का, ये इस तरह से दिखता है। ये आप लोग का जो है बी है, ठीक है, ये बी है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है, जनरल इक्वेशन है। और इसमें इसेंट्रिसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है तो वो अभी आप लोग बताता हूँ। आप लोग को इस तरह बताएंगे कि आप लोग नहीं भी पढ़े हैं तो आप लोग इस तरह का इसेंट्रिसिटी वाला क्वेश्चन और भी आएगा तो आप लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए कि ये आप लोग जनरल फॉर्मूला होता है। और इलिप्स किस तरह दिखता है वो अभी बता दे। देखिए, यदि ए ग्रेटर देन बी होगा, जैसे कि यदि ए ग्रेटर देन बी होगा तो इलिप्स कुछ इस तरह से दिखता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनता है, हॉरिजॉन्टल। और इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो ए होता है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो होता है वो बी होता है, ठीक है। सर्कल से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। सर्कल कुछ इस तरह से होता है ना, और सर्कल में क्या होता है, हर तरफ आप लोग का रेडियस मतलब आर रेडियस का ही होता है, हर तरफ उसका रेडियस आर होता है। और इलिप्स में हर तरफ रेडियस आर नहीं होता, इधर ए होता है, इधर बी होता है। इसको तो रेडियस नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं सर्कल के साथ रिलेट करके आप लोग समझा रहा हूँ, इसलिए इसका रेडियस बोल रहे हैं। इधर रेडियस आप मान सकते हैं ए है, इधर रेडियस मान सकते हैं बी है, इसी को इलिप्स कहा जाता है, ठीक है। इस तरह का जो फिगर रहता है ना, इसको इलिप्स कहा जाता है। और इलिप्स का जो जनरल फार्मूला है ये इस तरह से दिखता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ तो मैंने बताया जब ए ग्रेटर देन बी होगा तब हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा, लेकिन जब बी ग्रेटर देन ए होगा, इस इक्वेशन में जब बी ग्रेटर देन ए होगा तब आप लोग का वर्टिकल बनेगा। वर्टिकल इलिप्स कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ठीक है। आई होप आप ये तो समझ गए होंगे कि इलिप्स किसको कहते हैं, किस तरह से दिखता है, ठीक है। और ये इसका जनरल फार्मूला होता है, मतलब इसका जनरल इक्वेशन होता है इलिप्स का। अब देखिए इसेंट्रिसिटी निकालने क्या, देखिए यदि ए ग्रेटर देन बी होगा ना तो इसका एक रिलेशन होता है बी और ए और ई के बीच में। तो इसका एक रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। देखिए जब ए ग्रेटर देन बी होता तब इसको लिखते हैं इस तरह से। अब यदि बी ग्रेटर देन ए रहता तो इसको इस तरह से लिखते हैं, ए स्क्वायर, ए का जगह बी कर देते और बी के जगह बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये कब लिखेंगे, जब ए, ये जो ऊपर वाला कब लिखेंगे, जब ए ग्रेटर देन बी होगा। नीचे वाला कब लिखेंगे, जब बी ग्रेटर देन ए होगा। ये आप लोग को लिख के रख लेना। आप लोग लिखिए कि जनरल इक्वेशन आप लोग का इलिप्स का कुछ इस तरह से होता है, जब ए ग्रेटर देन बी होता है तब ये रिलेशन आप लोग का होता है ए बी और ई के बीच में। ई जो होता है यही सेंट्रिसिटी होता है, उसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। और जब बी ग्रेटर देन ए होता है तब कुछ इस तरह का रिलेशन होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझा दिया। अब देखिए इस इक्वेशन में देखिए और आप लोग बताइएगा मुझे ए बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ए और बी का आप लोग वैल्यू पता कीजिए कि इस इक्वेशन से ए और बी का वैल्यू क्या होगा। इस तरह जनरल इक्वेशन होता है वो सारा कुछ बता दिए, और आप लोग बताएं कि ए ग्रेटर देन बी है कि बी ग्रेटर देन ए है, उसके बाद फॉर्मूला लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लोग मॉडिफाई कीजिए। तो एक्स स्क्वायर और वो 169 को 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बाई 12 का स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए यहाँ से आप लोग, मैंने आप लोग जनरल इक्वेशन बताया था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू आप लोग का 13 हो गया, ए का वैल्यू 13 एंड बी का वैल्यू 12 हो गया, ठीक है। ए को एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था, ठीक है ना, तो ए का वैल्यू 13 हो गया क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई 13 का स्क्वायर यानी ए वैल्यू 13 हो गया। वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर की जगह 12 का स्क्वायर यानी बी का वैल्यू 12 हो गया। और देखिए यहाँ पर आप लोग क्या दिख रहा है, ए ग्रेटर देन बी दिख रहा, मतलब कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हम लोग फॉर्मूला लगाना है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए, बी स्क्वायर की जगह पुट कीजिए कितना, सबसे पहले इसेंट्रिसिटी का ही यहाँ पर वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद पुट करेंगे। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो होगा 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी कि ई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा कितना आप लोग का, वो हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। ई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को निकला कितना, ई स्क्वायर का वैल्यू निकला 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ए निकाले थे कितना 13 एंड बी था 12। अब पुट कर दीजिए वैल्यू, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ले लीजिए और पुट कर दीजिए वैल्यू, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर की जगह 169 हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह 13 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर नहीं सॉरी 144 होगा क्योंकि बी स्क्वायर ऊपर में है और बी का वैल्यू 12 है, 144 हो गया। और ए का वैल्यू कितना 13, तो ए स्क्वायर 169 है। इसको एलसीएम लीजिए कितना होगा 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169, कितना निकल के आ गया, अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाई 169। अब बताए 25 का अंडर रूट क्या होता है, वो होता है 5 और 169 का वो होता है 13, मतलब ई का वैल्यू जो है वो आप लोग का
5/13 निकल के आ रहा है। 5/13 किस में? ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, आपको मज़ा भी आ रहा होगा। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इससे बढ़िया और आप लोग कितना मज़ा आ सकता है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग को बताए थे कि याद रखना पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो उसी पर आधारित ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 75 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है। तो आप लोग बताए ना 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? वो होता है पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना? 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180, ठीक। तो 75 डिग्री क्या हो जाएगा? 75 डिग्री इक्वल टू पाई/180 इंटू 75 डिग्री। अब कैंसल आउट कीजिए, किससे? 5 से कीजिए तो कितना होगा? 5 दिए 15, 3 30, और ये 15 × 75, 3 से फिर कीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स ये होगा और ये 12 टाइम्स, यानी कि क्या निकल के आया? 5 ऊपर में और पाई ऊपर में डिवाइडेड बाई 12। 5 पाई/12, 5 पाई/12 किस में? देखिए ऑप्शन 1 में, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन आप लोग 2 क्वेश्चन था, यदि पाई इक्वल टू 180 डिग्री आप लोग पता होता तो आप लोग आराम से बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। इसमें आप लोग को निकालना है इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिएगा, ऊपर भी cos 20 से डिवाइड कर दीजिए और नीचे भी cos 20 से डिवाइड कर दीजिए। मेरा बोलने का मतलब ये है, इसको इस तरह हम लोग लिख सकते हैं cos 20 डिवाइडेड बाई cos 20, ऊपर वाला को sin 20 आप लोग बताएंगे लिख सकते हैं कि नहीं, डिवाइडेड बाई cos 20 और होल डिवाइडेड बाई cos 20 डिवाइडेड बाई cos 20 माइनस sin 20 डिवाइडेड बाई cos 20। ये लिख सकते हैं कि नहीं आप लोग? एक बार देखिए सही से, मैंने क्या किया, ऊपर भी cos 20 से डिवाइड कर दिया, नीचे भी cos 20 से डिवाइड कर दिया। तो वो तो cos 20 कैंसिल ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई इस तरह a/b रहता है, तो इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते, a/b को a/3 डिवाइडेड बाई b/3 इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 3 कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार क्यों इसको इस तरह लिख सकते हैं? क्योंकि मैंने डिवाइडेड बाई 3 किया दोनों में, a में भी डिवाइडेड बाई 3, b में भी डिवाइडेड बाई 3। उसी प्रकार इसमें ऊपर में भी मैंने आप लोग क्या किया, cos 20 से डिवाइड किया, नीचे भी cos 20 से डिवाइड किया, ठीक है। तो अब देखिए आगे का प्रोसेस कीजिए। ऊपर में क्या बचा? ये 20 है, यानी क्या बचा आप लोग को? देखिए cos 20 कैंसिल, तो 1 प्लस sin 20 बाई cos 20 क्या? tan 20, 1 प्लस tan 20, और नीचे क्या बचा? ये भी कैंसिल, 1 माइनस tan 20, ठीक है। तो हम लोग का क्या निकल के आया? 1 प्लस tan 20 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 20, ये निकल के आया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1 को क्या लिख सकते हैं? tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, 45 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, ठीक है। 1 को 1 ही रहने दीजिए इधर, और इसको क्या लिख सकते हैं? tan 20 डिग्री और एक लिख दीजिए इंटू करके tan 45 डिग्री। ये मैंने क्यों किया? यहाँ tan 45 डिग्री है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। tan 20 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 ही होता है, तो वही रहेगा। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि आप लोग एक फार्मूला होता है, tan a प्लस b का जो फार्मूला होता है वो इस तरह होता है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला तो देखिए उसी प्रकार के फार्मूला बना tan a प्लस tan b, tan 45 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। तो इसका जो वैल्यू होता है वो tan a प्लस b के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि a का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा, b का वैल्यू 20 डिग्री होगा। और ये जो जिस फॉर्मेट में लिखा है उस फॉर्मेट में यदि लिखेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो गया? tan 45 डिग्री प्लस 20 डिग्री कीजिएगा तो tan 65 डिग्री। tan 65 डिग्री किस में है? ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। देखिए मैंने बताया ना आई का वैल्यू जो होता है वो √-1 होता है। ये कॉन्सेप्ट ये आप लोग को पता होता तो ये इक्वेशन को भी आप लोग सॉल्व कर लेते, ठीक है। अब तो पता हो ही गया तो आप सॉल्व कर लेंगे। x² का वैल्यू कितना दिया हुआ? x² प्लस 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0, तो x² का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 को उस साइड ले आए तो -2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √-2, ठीक है। तो इसको इस तरह नहीं लिख सकते, प्लस माइनस ये √2 इंटू -1 लिख सकते हैं, ये इस तरह लिख सकते हैं ना, √2 को। तो फिर क्या हो गया? प्लस माइनस √2 और √-1 का वैल्यू क्या होता है? आई होता है, तो आई हो गया। यानी कि ऑप्शन 1 आप लोग देख रहा होगा ये ऑप्शन।
और आप लोग बहुत कोई कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मुझे पता है बहुत किसी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 है तो बहुत कोई सिर्फ ये लिखेंगे एक्स इक्वल टू रूट अंडर -2, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, बहुत कोई ऐसा होते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोग क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से आया, ऑप्शन 1 होगा इसका राइट आंसर। आप लोग को देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि आप लोग पढ़े होंगे एक्स, मैं आप लोग को 2 क्वेश्चन देता हूँ, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट में लिखता हूँ, 2 क्वेश्चन देता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू √4, ठीक है, रूट अंडर 4। अब बताइए किसमें क्या आंसर होगा, बताइए एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू ओनली 2 लिखेंगे या +-2 लिखेंगे, तो इसका आंसर +-2 होगा, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर +-2 होगा या नहीं, बताइए आप लोग सोचिए एक बार, होगा या नहीं। तो इसका आंसर जो है ओनली +2 होगा, -2 नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन था, तभी प्लस माइनस आया, अदरवाइज आप लोग ओनली, वैसा ऑप्शन में था भी नहीं, यदि रहता तो आप लोग कन्फ्यूज हो सकते थे, लेकिन प्लस माइनस होगा, क्यों होगा उसका आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तब इसको एक्स इक्वल टू +-2 लिख सकते हैं, लेकिन एक्स इक्वल टू √4 इस तरह दिया हुआ है तो एक्स इक्वल टू ओनली +2 होगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार ये किए थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 है, देखिए स्क्वायर में -2 है, मतलब कि हम लोग अंडर चाहेंगे तो वो प्लस माइनस देना होगा, ठीक, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 रहता है तब एक्स इक्वल टू क्या होगा, +-4 चढ़ाते हैं तब वो आता है +-2। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका ऑप्शन 1 तो आप लोग समझा दिए थे कैसे आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बाइनोमियल थ्योरम का है, ये भी 11 का, फाइंड द आरएथ टर्म इन द एक्सपेंशन 1 + x⁴n। तो देखिए इसका जो जनरल टर्म लिखने का फॉर्मूला आता है वो आप लोग बताते हैं, कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए a + b⁴n रहता है, तो इसको जनरल टर्म लिखने का फॉर्मूला होता है NCR, आरएथ टर्म का लिखने का, आरएथ टर्म का लिखने का आप लोग कुछ इस तरह से जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे एपी में पढ़े हैं ना, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। उसी प्रकार बाइनोमियल में भी जनरल टर्म लिखने का फॉर्मूला होता है NCR, और पहला वाला क्या लिखा है, a लिखा है, तो पहले a लिखिए, और इसका पावर क्या लिखना है, ये दोनों का डिफरेंस लिखना है n - r, तो इन दोनों का डिफरेंस n - r, पहला वाला वेरिएबल का पावर, इन दोनों का डिफरेंस। उसके बाद क्या है दूसरा वेरिएबल, इसको सबसे पहले आरएथ टर्म को हटा देते हैं यहाँ से, ये मैं आरएथ टर्म का लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला वाला वेरिएबल a और इन दोनों का डिफरेंस लिख लीजिए n - r, दूसरा वाला वेरिएबल b और उसका पावर कितना लिखना है, ये जो नीचे है ना वही उसका पावर आ जाएगा r। तो ये आरएथ टर्म लिखने का फॉर्मूला होता है बाइनोमियल में, NCR, a का पावर n - r, b का पावर r, जब a + b का पावर n दिया हुआ रहेगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी दिया हुआ इस क्वेश्चन में देखिए 1 + x⁴n दिया हुआ, मतलब क्या है, a के जगह 1 पुट किया है एंड b के जगह n पुट किया है, वही क्या है। तो 1 + x⁴n क्या लिख सकते हैं, NCR, आरएथ टर्म का पहला वेरिएबल क्या है 1, वेरिएबल तो यह नहीं कर सकते, कांस्टेंट है, तो पहला नंबर पे जो लिखा हुआ रहता है तो 1 है, इसका पावर कितना लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, तो n - r। दूसरा वेरिएबल क्या है x, तो x लिखिए, x का पावर क्या लिखते हैं, यहाँ जो नीचे वाला रहता है वही x का पावर लिखते हैं, मतलब दूसरा वाला वेरिएबल का पावर लिखते हैं r। तो देखिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा NCR, और 1 का पावर कुछ भी कीजिएगा तो वो आप लोग का 1 ही होगा, 1 का पावर 1000 कीजिए, 1 का पावर 2 कीजिए, 1 का पावर 4 कीजिए, 1 का पावर n - r कीजिए, तो वो आप लोग का जो है 1 ही होता है। तो NCR 1 का पावर 1, यानी 1 का पावर कुछ भी, 1 का पावर एनीथिंग 1 होता है, तो 1 का पावर 1 ही होता है, तो उसको नहीं लिखते 1, और x का पावर r, मतलब कि NCR x का पावर r, NCR x का पावर r, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है यार, इस बाइनोमियल का आप लोग बता देते हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर पढ़े हैं, a + b का होल क्यों पढ़े हैं, क्या आप लोग पढ़े हैं, a + b का होल 4, a + b का होल 5, a + b का होल 6, इस तरह करके a + b का होल 15, 100। तो ये जो होता है ना, ये बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा आप लोग निकाल सकते हैं बहुत ही ईजिली, यही सब निकालने का ये बाइनोमियल बनाया गया था, बाइनोमियल थ्योरम। मान लीजिए a का पावर होल 5 लिखना है, तो आप लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ कैसे लिखेंगे, a का पावर 3 तक ही, a + b का पावर 3 तक ही आप लोग पढ़े होंगे, 4, 5, 6 उस तरह नहीं पढ़ेंगे, तो ये बाइनोमियल में आप लोग
पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जीपी से दिया गया, ये भी आप लोग का 11th का कॉन्सेप्ट है। इफ़ 7th टर्म ऑफ ए जीपी इज 8 टाइम्स द 4th टर्म, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। तो देखिए जीपी क्या होता है वो आप लोग समझाते हैं। जीपी इस तरह से होता है, जैसे एपी पढ़े हैं ना कि उसमें डी होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे एपी में होता है, एपी में क्या होता है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये एक एपी है। इसको एपी क्यों कहेंगे, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और इक्वल होता है। तो 4 - 2 कीजिएगा तो वो 2 आया, 6 - 4 कीजिए तो वो भी 2 आया, 8 - 4 कीजिए, 8 - 6 कीजिए तो वो भी 2 आया। तो उसी प्रकार जीपी होता है, इसमें कॉमन रेशियो इक्वल होता है और कांस्टेंट होता है। कॉमन रेशियो, वही कॉमन रेशियो निकालने बोल रहा है। कॉमन रेशियो जो होता है, कॉमन रेशियो वो कांस्टेंट होता है और इक्वल होता है। तो जीपी का एक एग्जांपल देते हैं आप लोग का, जैसे 2 हो गया, उसके बाद 2² यानी 4 हो गया, फिर 2² 2³ 8 हो गया, फिर 16 हो गया। तो इसमें देखिए कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको आर बोलते हैं, उसमें डी बोलते कॉमन डिफरेंस, इसको आर बोलते कॉमन रेशियो। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है, उसमें क्या करते थे, घटाते थे ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते थे, लेकिन इसमें घटाना नहीं, इसमें डिवाइड करना है। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो ये क्या हुआ है, ये निकल के आया 2, कॉमन रेशियो 2 आया। देखिए इस 8 डिवाइडेड बाई 4 कीजिए तो भी 2 आया, 16 डिवाइडेड बाई 8 कीजिए तो भी 2 आया। तो इसका मतलब क्या, कॉमन रेशियो इसका इक्वल और कांस्टेंट है, यानी कि ये जो है, ये सीक्वेंस जो दिख रहा है ये एक एपी है, ठीक है, एपी नहीं जीपी है, ये एक जीपी है। ये जो सीक्वेंस है ये एक जीपी है, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो आप लोग का इक्वल है और कांस्टेंट है। तो जीपी का भी, जैसे एपी का पढ़े हैं, एपी का जनरल टर्म लिखने का क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़े हैं। उसी प्रकार जीपी में रहता है, ए एन को लिख सकते हैं ए आर एन माइनस 1, ठीक है। जीपी में ये होता है जनरल टर्म लिखने का फॉर्मूला। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि ए एन लिख रहे हैं ना, तो यहाँ ए तो लिखे फर्स्ट टर्म, उसके बाद आर का पावर क्या है, कॉमन रेशियो का पावर n - 1, मतलब कि यहाँ जो है, यहाँ n है तो यहाँ n - 1 है, मतलब कि एक कम है। यदि यहाँ a 6 रहेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए आर 6 - 1 यानी 5। यहाँ आर का पावर में एक कम रहेगा, जो यहाँ लिख रहे हैं, जैसे a 6 है तो यहाँ आर का पावर में एक कम रहेगा यानी 5 होगा। यहाँ a n है तो यहाँ एक कम रहेगा, n - 1 हो जाएगा। आई होप आप जनरल टर्म लिखने का जीपी में सीख गए हैं। ए एन इक्वल टू ए इंटू आर का पावर n - 1, ये आप लोग लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन आप लोग का फटाफट बन जाएगा। पहले क्या दिया हो वो तो देखिए, 7 टर्म ऑफ ए जीपी इज 8 टाइम्स द 4th टर्म, ठीक है। तो आप लोग को दिया हुआ जो 7 टर्म है जीपी का, वो दिया है 8 टाइम्स इसका 4th टर्म, ये दिया हुआ जीपी में, ठीक। फाइंड द कॉमन रेशियो, आर का वैल्यू आप लोग को पूछा जा रहा है। 7 टर्म को क्या लिख सकते हैं, अभी बताएं जनरल टर्म लिखने का, ए एन इक्वल टू ए आर n - 1। 7 टर्म को लिख सकते हैं, ए आर का पावर कितना लिख सकते हैं, बताए थे ना, यहाँ जो है उससे एक कम लिखते हैं आर का पावर, यानी आर का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। ए आर का पावर 6, 8 तो ऑलरेडी है। अब देखिए ए 4 को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आर का पावर, यहाँ जो है उससे एक कम, ए आर क्यूब। अब देखिए ए कैंसिल कर लीजिए, और यहाँ आर का पावर 3, यहाँ आर का पावर 6 कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ आर का पावर 3 बचेगा, यानी क्या, आर का पावर 3 इक्वल टू 8, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 किस में, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। इसमें 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है इफ 3x - 4y + 7 = 0 एंड ax + 9y + 1 = 0 और परपेंडिकुलर। दो ये लाइन का इक्वेशन अभी बताऊंगा आपको डिटेल में। लाइन का इक्वेशन है, दोनों लाइन बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये लाइन पहला लाइन का इक्वेशन है, ये वाला लाइन का इक्वेशन है, और दूसरा लाइन जस्ट इसके ये मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब कि दोनों लाइन के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है आर परपेंडिकुलर। दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर, ये लाइन का इक्वेशन ये है और इस लाइन का इक्वेशन ये वाला है, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है फाइंड ए। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को लाइन को समझना होगा कि लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो कोई लाइन का इक्वेशन, जैसे पहले आप लोग को इलिप्स का बताया, इलिप्स का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उसी तरह लाइन का जनरल इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग को, मान लीजिए इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो हम लोग को जनरल इक्वेशन जो होता है लाइन का, वो होता है ax + by + c = 0, ठीक है। ये लाइन का आप लोग का जनरल इक्वेशन होता है, ठीक है। और जनरल इक्वेशन इसमें स्लोप का, ये जो क्वेश्चन है परपेंडिकुलर या पैरेलल, तो ये स्लोप से बनता है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप निकालने के लिए जैसे इस लाइन का स्लोप निकालना है, स्लोप को ही m से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्लोप को m से डिनोट करते हैं, तो इसका स्लोप जो होगा -a/b होगा। -a/b बोलने का मतलब क्या है कि x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई
वाई के कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ वाई, और आगे एक माइनस लगा देना, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई और आगे एक माइनस लगा देना है, मतलब कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कोई लाइन है, इसका स्लोप जो होगा माइनस ए बाई बी होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जब भी दो लाइन ये परपेंडिकुलर होता है ना, तो मान लीजिए इस लाइन का जो स्लोप है m1 है एंड इस लाइन का जो स्लोप है m2 है। अभी स्लोप निकालना सिखाएं कि किस तरह का आप लोग स्लोप निकालना है। तो जब भी बोला जाए कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब कि m1 और m2 का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब m1 और m2 को गुना कीजिएगा तो आप लोग का -1 आएगा, ठीक है। ये आप लोग को परपेंडिकुलर का क्राइटेरिया है। जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो उसका दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। और यही लाइन यदि इस तरह का ये समानांतर, जिसको इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल होता, मान लीजिए इसका स्लोप m1, ऊपर वाला के m1 एंड नीचे वाला के m2, तो यहाँ पर होता है m1 इक्वल टू m2, ठीक है। पैरेलल के केस में आप लोग का स्लोप जो है इक्वल होता है, दोनों लाइन का स्लोप जो है इक्वल हो जाएगा। और परपेंडिकुलर के केस में दोनों लाइन का स्लोप जो है उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन और भी आएगा तो आप लोग बना सकते हैं। परपेंडिकुलर की जगह यदि पैरेलल होगा तो m1 इक्वल टू m2 करेंगे, और यहाँ परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 करेंगे। m1 m2 कैसे -1 करेंगे वो अभी आप देखिए। तो मान लीजिए इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप है m1, तो m1 निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, m1 निकालने के लिए अभी बताइए कि x का कोफिशिएंट डिवाइडेड y का कोफिशिएंट और आगे एक माइनस लगाना, तो माइनस x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, और y के कोफिशिएंट क्या है, देखिए -4 है। कोफिशिएंट मतलब जानते हैं ना, मतलब जो वेरिएबल है उसके आगे कौन क्या कांस्टेंट लगा हुआ उसी को कोफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है। जो वेरिएबल है, जैसे एक्स वाई तो वेरिएबल है ना, उसके आगे कौन सा कांस्टेंट लगा हुआ है, उसके साथ कौन सा कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, उसी को उसका कोफिशिएंट बोला जाता है। जैसे एक्स के आगे क्या लगा, 3 लगा, एक्स के साथ क्या है, 3 है, तो 3 इसका एक्स का कोफिशिएंट हो गया। वाई का कोफिशिएंट क्या होगा, साइन के साथ, विथ साइन आप लोग को बोलना होगा कोफिशिएंट। वाई के साथ क्या लगा, -4 लगा, एक्स के साथ क्या लगा, +3 लगा, ठीक है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला पढ़े थे ना, -a/b, माइनस ऑलरेडी होता है, ठीक है, एक माइनस ऑलरेडी पहले से रहता है स्लोप निकालने में, तो ये 4 है, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि m1 आप लोगों को क्या निकल गया है, 3/4। उसी तरह m2 यहाँ से निकालिए, m2 क्या निकलेगा, m2 निकालने के लिए इसका स्लोप को m2 मान लिया, उसका स्लोप को m1 मान लिया, तो m2 क्या होगा बताइए, x का कोफिशिएंट माइनस x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y के कोफिशिएंट 9 है, तो m2 निकल के आया -a/9, ठीक है। अब देखिए दोनों लाइन बोला जा रहा परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस तरह परपेंडिकुलर है, तो हम अभी बताए कि जब परपेंडिकुलर होगा तो m1 m2 को -1 करना है, ठीक है। तो m1 m2 -1 कीजिए, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 कीजिए। तो अभी नेक्स्ट पेज में आप लोग को दिखाते हैं। m1 का वैल्यू आप लोग क्या निकला था, m1 का वैल्यू निकला था 3/4, m2 का वैल्यू क्या निकला था, ये निकला था आप लोग का -a/9। m1 m2 -1 कीजिए, m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक है। इसको गुना कीजिए आप लोग, m1 3/4 इंटू m2 -a/9 इक्वल टू -1। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स, तो देखिए a का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, a का वैल्यू 12 निकल के आ रहा है। देखिए 4 × 3 उस साइड जाएगा तो वो 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 × 3 12, यानी कि a का वैल्यू आप लोग जो है 12 निकल के आ गया। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। परपेंडिकुलर रहेगा तो m1 m2 -1 कीजिएगा, और पैरेलल रहेगा तो मतलब समानांतर रहेगा तो आप लोग का m1 इक्वल टू m2 करना था, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखता है, x और y के कोफिशिएंट जिसमें कुछ रहेगा और उसका जो पावर रहेगा x और y का वो पावर 1 होना चाहिए, तब वो लाइन का इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। यार देखिए आप लोग 11 नहीं पढ़े फिर भी मैं इस तरह से समझा रहा हूँ, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये तो पार्ट 1 है, यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो और डिटेल में यदि बताने की जरूरत है वो भी आप कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। 93 इसमें कहा जा रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए ये सर्कल का इक्वेशन है, जैसे अभी पता है एक्स और वाई के कोफिशिएंट मैक्सिमम पावर, कोफिशिएंट नहीं, मैक्सिमम पावर एक्स और वाई का 1 रहेगा तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। और इसी में यदि मैक्सिमम पावर 2 रहेगा एक्स और वाई का तो वो आप लोग का एक वृत्त हो जाएगा जिसको सर्कल कहा जाता है, सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है, सेंटर ऑफ द सर्कल पूछा जा रहा है, मतलब कि इसका केंद्र का निर्देशांक क्या होगा वो आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो देखिए सर्कल का भी एक आप लोग का जो है जनरल इक्वेशन होता है, क्या होता है वो आप लोग बताते हैं, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये सर्कल का होता है जनरल इक्वेशन, ठीक है। ये आप लोग का याद रख सकते हैं, सर्कल का जो है जनरल इक्वेशन इस तरह होता है। अब देखिए इसको सेंटर कैसे निकालते हैं, सर्कल का सेंटर को मान लीजिए c, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है,
एक्स का कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करते हैं और वाई के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करते हैं, तो एक्स के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करने पर जो आएगा वो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करने पर जो आएगा वो सेंटर का आप लोग का वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो चलिए इसमें देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2g है, तो 2g डिवाइडेड बाई -2 से डिवाइड करना है एक्स का कोफिशिएंट को, 2g डिवाइडेड बाई -2 कितना हो जाएगा 2g डिवाइडेड -2 कीजिएगा तो -g हो जाएगा, तो -g हो गया सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट को -2 से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा -f होगा, तो -f हो गया आप लोग का वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ठीक है, सेंटर का जो है वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखिए कितना इजी हो गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको -2 से डिवाइड करते हैं तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट मिलता है, उसी तरह वाई का कोफिशिएंट जो होता है उसको -2 से डिवाइड करते हैं तो सेंटर का जो है वाई कोऑर्डिनेट मिलता है। तो देखिए ये आप लोग का दिया हुआ सर्कल, ठीक है, तो देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है -8 है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अभी बताएं कि एक्स का कोफिशिएंट जो है -8 है, साइन के साथ बताया था ना ये कोफिशिएंट कैसे लिखना है, -8 है, इसको किससे डिवाइड कीजिएगा, तो इससे डिवाइड करना है -2 से, तो कितना आएगा देखिए 4 आ गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो गया सेंटर का। उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वाई का कोफिशिएंट कितना -4 है, उसको किससे डिवाइड कीजिएगा -2 से, तो -2 से डिवाइड कीजिए तो ये कितना हो गया 2 हो गया, मतलब कि सेंटर का देखिए कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गया 4,2, तो 4,2 किस में है देखिए 4,2 आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, इसमें कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। देखिए आप लोग दो पॉइंट के बीच आप लोग डिस्टेंस मतलब कैसे निकाले वो आप लोग सीखे होंगे, लेकिन उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही सिर्फ रहता था। जैसे आप लोग 2,3 आप लोग को दे देते हैं और बोल देते हैं 1,2 इसके बीच का डिस्टेंस निकाले, तो आप लोग निकालते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जैसे इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए इसको x1 y1 ले लिए और इसको मान लिए x2 y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 - 2 आपका हो गया -1, -1 का स्क्वायर 1 एंड 2 - 3 का स्क्वायर कितना हो -1 का स्क्वायर 1, यानी कि इसका जो डिस्टेंस होगा इस दोनों पॉइंट के बीच का वो √2 निकल के आ रहा। तो ये आप लोग कब पढ़े थे, जब x और y का एक्स वाई आप लोग का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, लेकिन ये जो तीसरा कोऑर्डिनेट आप लोग को दिख रहा है इसको बोलते हैं जेड कोऑर्डिनेट। जैसे इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, जेड कोऑर्डिनेट ये है, तो इसको x1 y1 z1 मान लीजिए, इसको x2 y2 z2 मान लीजिए। तो इसका भी फॉर्मूला कुछ इसी प्रकार से, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या निकालेंगे, तो ये इसी तरह से होता है। जैसे आप लोग पढ़े हैं 2.2 जब रहता है x1 और x और y कोऑर्डिनेट रहता है तब आप लोग पढ़े ना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें एक और कोऑर्डिनेट आ गया है तो उसको भी प्लस करके आप लोग ऐड कर दीजिए, ठीक है, z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ ना इसको x1 y1 z1 मान लीजिए, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट जो है उसको x2 y2 z2 मान लीजिए। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये बी इक्वल टू लिख सकते हैं। अभी बताइए x2 - x1 का होल स्क्वायर, देखिए x2 क्या -4 है, -4 - 1 कितना हो गया -5, उसका होल स्क्वायर करना है, -5 का होल स्क्वायर कितना होगा आप लोग का 25, तो 25 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 कितना है 1 है, और आप लोग का y1 कितना है -2 है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं y2 - y1 करते हैं, y2 - y1 कितना हो जाएगा, देखिए y2 - y1 कीजिएगा तो आप लोग का 3 हो जाएगा, और उसका होल स्क्वायर लेना है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, उसके बाद प्लस करना है z2 - z1 का होल स्क्वायर, तो z2 कितना है -2 है और -3, तो इसका होल स्क्वायर, तो देखिए -5 का होल स्क्वायर कितना होगा वो भी हो जाएगा 25। अब इसको कीजिए तो कितना हो गया √25 50 हो गया, और प्लस 9 है तो √59, तो √59 किस ऑप्शन में वो देखिए वही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो √59 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। ये देखिए एक मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ जिसको आप लोग मीन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इफ़ मीन ऑफ 100 टर्म्स इज 50 देन फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। देखिए ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया गया है। यदि 100 पदों का माध्य 50 है तो सभी पदों का योग ज्ञात करने बोल रहा। तो देखिए इसको माध्य निकालने का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि जितना भी टर्म रहता है उसका आप लोग ऐड करते हैं, और मान लीजिए 2 पद है, मान लीजिए x1 और x2 है,
तो इसका माध्य निकालने के क्या करते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। क्यों 2 करते हैं, क्योंकि दो ही पद है, एक पद दो पद, जितना पद रहता है उससे डिवाइड करते हैं, जितना पद उसी से डिवाइड करते हैं। दो पद है तो 2 से डिवाइड किए। तो उसी प्रकार यहाँ 100 पद है, ठीक है, 100 टर्म्स है, तो 100 पद क्या मान सकते हैं हम लोग, मान लीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरह आप लोग का 100 टर्म है, ठीक है, डॉट 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 करके x 100 टर्म है। तो इसको किससे डिवाइड कीजिएगा, माध्य निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 100 टर्म है। और इसका माध्य आप लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, मीन ऑफ 100 टर्म्स इज 50, मतलब कि यदि 100 पदों का माध्य 50 है, मतलब इसका जो माध्य दिया हुआ यानी कि मीन दिया हुआ 50 दिया हुआ। तो हम लोग निकालने क्या बोला जा रहा पता है, हम लोग इसी का वैल्यू निकालने बोल रहा है कि पदों का योग क्या होगा। देखिए सभी पदों का योग क्या होगा, मतलब कि ये निकालने बोला जा रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x 100। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 100 को इस साइड ले आइए, 100 को इस साइड ले आइएगा तो क्या होगा, इसी का वैल्यू निकल जाएगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस 100 x 100। तो इसका निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 50 इंटू 100 हो जाएगा, 50 इंटू 100 क्या हो जाएगा, देखिए ये 5000 निकल के आ जाएगा। तो 5000 किस में, ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कहा जा रहा है, देखिए हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, मतलब किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। तो जीवा मतलब तो जानते ही होंगे सर्कल का, जैसे ये मान लीजिए ये एक क्वाड हो गया, मतलब कि जीवा हो गया। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है सर्कल की, सबसे बड़ी जीवा उसका जो है डायमीटर होता है, मतलब कि व्यास होता है सबसे बड़ी जीवा, ठीक है, वृत्त का। तो जीवा किसको कहते हैं कि एक पॉइंट सर्कमफ्रेंस का एक पॉइंट और सर्कमफ्रेंस का अगला पॉइंट, दोनों पॉइंट को यदि मिला देंगे तो वो जीवा बन जाएगा। मतलब कि हम लोग क्या देखते हैं कि सर्कल का यदि सर्कल में 2 पॉइंट होगा तो उससे हम लोग एक जीवा बना सकते हैं। देखिए 2 पॉइंट से एक जीवा बन रहा ना, कहीं भी 2 पॉइंट रहेगा तो एक जीवा बनेगा। देखिए एक जीवा बन रहा है, एक जीवा बन रहा है, मतलब कि सर्कल का 2 पॉइंट से हमेशा एक जीवा बन सकता है, ठीक है। तो देखिए 21 पॉइंट दिया हुआ, 21 पॉइंट दिया हुआ कुछ इस तरह से, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 इस तरह डॉट 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 मतलब करके 21 पॉइंट आप लोग का टोटल दिया हुआ। तो इससे कितना जीवा बन सकता है, कितना कॉर्ड बन सकता है, वही आप लोग पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको निकालने के लिए एक बाइनोमियल थ्योरम में आप लोग पढ़ते होंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम तो अभी पूरा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में आप लोग पढ़ते होंगे। पॉइंट कितना है 21 और सी कितना लिखेगा, ये कॉम्बिनेशन होता है, सी मतलब कॉम्बिनेशन, कितने पॉइंट से एक जीवा बनते हैं तो वो होता है 2 पॉइंट से एक जीवा। तो बस इसका आंसर यही हो गया 21C2। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है अभी बताता हूँ, ठीक है। इसको जो कोफिशिएंट होता है इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, जैसे मान लीजिए NCR रहता तो इसको लिखने का क्या मेथड रहता वो देखिए, जो ऊपर में है ना उसको ऊपर में लिखिए n फैक्टोरियल, ये जो है ना ये साइन जो है इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, ये जो साइन होता है इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। और फैक्टोरियल मतलब क्या होता है वो भी आप लोग बता देते हैं। मान लीजिए 2 फैक्टोरियल है तो इसको लिखिएगा 2 × 1, मतलब क्या, मान लीजिए 3 फैक्टोरियल है तो इसको लिखिएगा 3 × 2 × 1। जितना भी फैक्टोरियल रहेगा उससे गुना करते करते नीचे तक आना है, 1 तक आना है, मतलब कहाँ तक आना है, नीचे 1 तक आना है। जैसे मान लीजिए बोलते हैं 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो गया 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसी तरह से हमको NCR लिखने का फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोग बता रहे हैं। फैक्टोरियल मतलब आप समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको फैक्टोरियल n फैक्टोरियल हो गया, ऊपर में जो ऊपर में है उसको ऊपर में लिखिए n फैक्टोरियल, डिवाइडेड क्या कीजिएगा, नीचे जो है उसको नीचे लिखिए r फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल डिवाइडेड r फैक्टोरियल, और इसके साथ एक इंटू कीजिएगा और नीचे में और एक चीज़ लिखना है, क्या लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब कि इन दोनों का अंतर जो है n-r होगा, दोनों को घटा दीजिए n-r और इसका भी फैक्टोरियल ब्रैकेट में रखिए और इसका फैक्टोरियल। तो NCR को लिखने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r का फैक्टोरियल। तो देखिए हम बताए तो इसका जो आंसर होगा वो 21C2 होगा, क्योंकि 2 पॉइंट से एक जीवा बनता है। तो इसको लिखने क्या ट्रिक बताएं कि जो ऊपर में है तो उसको ऊपर में लिखिए 21 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल, जो नीचे है उसको नीचे लिखिए, नीचे क्या 2 है तो 2 फैक्टोरियल। अब क्या बोले थे, इन दोनों को घटा दीजिए और उसका फैक्टोरियल भी गुना कर दीजिए, तो 21 - 2 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो 19 का भी फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 21 फैक्टोरियल को 21 × 20 × 19 फैक्टोरियल इस तरह लिख सकते हैं। आप लोग देखिए 19 फैक्टोरियल लिख ही सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या 2 का फैक्टोरियल, देखिए 2 का फैक्टोरियल क्या होगा 2 × 1, तो 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया।
अब 19 का फैक्टोरियल को 19 का फैक्टोरियल ही लिखने दीजिए, और 19 का फैक्टोरियल इधर, 19 का फैक्टोरियल इधर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ 2 है, यहाँ 20 है, तो 10 टाइम्स ये कटेगा। अब देखिए 21 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 210, यानी 210 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा कि 21 फैक्टोरियल को हम इस तरह कैसे लिख दिए, 21 इंटू 20 इंटू 19 का फैक्टोरियल। तो वो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आप लोग हो जाएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, आप लोग बता देंगे। तो 210 इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। ये आप लोग 10th के कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। एपी का क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें फाइंड द nth टर्म पूछा जा रहा है। व्हिच इज सम ऑफ n टर्म्स इज n² + 2n। देखिए एपी का मैंने ना एक 5-6 मिनट का वीडियो बनाया, वो आप लोग देख लीजिएगा, वो आप लोग प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। उसको देखने पर आप लोग को ये सारा क्वेश्चन एपी का बन जाएगा, क्योंकि तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, an = एपी में पढ़े होंगे SN - SN-1 होता है। इसी फॉर्मूला से पे आधारित ये क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, तो SN का तो वैल्यू दिया हुआ है n² + 2n। हम लोग क्या निकालना है, SN-1। यदि SN-1 निकाल लेंगे तो हम लोग का an का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, दोनों को घटा देने पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का SN-1 निकालना है। तो देखिए SN का वैल्यू क्या दिया हुआ है, SN का वैल्यू दिया है क्या, n² + 2n। तो SN-1 निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर n है वहाँ पर n-1 पुट कर दीजिए। देखिए n के जगह ही तो n-1 पुट किए ना, तो यहाँ भी n के जगह n-1 पुट कर दीजिए, तो SN-1 निकल जाएगा, n के जगह n-1। तो n-1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू n के जगह n-1। ठीक है, तो ये देखिए निकालने के लिए आप इसको स्क्वायर कीजिए, n² + 1 - 2n + 2n - 2, 2n - 2n + 2n कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या निकला, n² - 1 + 1 - 2 -1, मतलब कि SN-1 का वैल्यू देखिए क्या निकला है, n² - 1। ठीक है, तो आप देखिए an का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, SN का वैल्यू हम लोग को क्या निकला, SN का वैल्यू निकला n² - 1। ठीक है, n² - 1। अब देखिए an का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, an का वैल्यू निकालने के लिए SN-1। ठीक है, तो SN का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, n² + 2n, n² + 2n। और हम लोग निकाले क्या, SN-1 का वैल्यू कितना निकाले, n² - 1, ये -1 था, n² - 1। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, n² + 2n - n² + 1। तो ये देखिए n² तो कैंसिल हो गया, यानी क्या निकला, 2n + 1। 2n + 1 किस ऑप्शन में, देखिए चेकआउट कीजिए, 2n + 1 ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। an का फॉर्मूला होता है SN - SN-1। SN का वैल्यू दिया हुआ था, SN-1 निकाले, फिर दोनों को घटा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी बनाइए, वही क्वेश्चन सेम है। रेडियस, इसमें रेडियस पूछा जा रहा है, उसमें आप लोग का सेंटर पूछा गया था। इसमें त्रिज्या पूछा जा रहा है, उसमें आप लोग केंद्र का निर्देशांक पूछा गया था। ठीक है, तो हम लोग सेंटर कोऑर्डिनेट निकाले थे, पहले वाला क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं क्या निकाले थे, बोले थे आप लोग सेंटर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कि जो x का कोफिशिएंट है उसको -2 से डिवाइड कीजिए, और जो y का कोफिशिएंट है उसको -2 से डिवाइड कीजिए। तो ये निकला था 4,2 निकला था। ठीक है, अब देखिए सर्कल का आप लोग का जनरल इक्वेशन बताए थे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, ये आप लोग का सर्कल का जनरल इक्वेशन बताए थे। अब इसमें रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है पता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है g² + f² - c, ये रेडियस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये रेडियस का फॉर्मूला होता है, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लोग, जैसे मैं आप लोग का आसान तरीका बताता हूँ। सेंटर का कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा बताए तो -g, -f होगा ना, -g, -f। तो रेडियस के इक्वेशन लिखने के लिए, रेडियस लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं, दोनों का स्क्वायर कीजिए, -g का स्क्वायर करिए तो कितना होगा, g², फिर प्लस कीजिए और -f का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस -f का स्क्वायर, f², और माइनस कीजिएगा क्या जानते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या अकेला क्या है, c है, तो c को माइनस कर दीजिए, मतलब कि वेरिएबल के साथ जो नहीं है, x y वेरिएबल है ना, जो वेरिएबल के साथ नहीं उसको माइनस कर दीजिएगा, तो -c। तो ये होता है रेडियस निकालने का फॉर्मूला, g√g² + f² - c। ठीक है, तो इसका आप लोग सेंटर निकाले, क्या सेंटर निकाले 4,2, और अभी रेडियस निकालने के लिए क्या बताएं कि इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कीजिए, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसको घटा दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म देखिए यहाँ पर क्या है, -5 है,
-5 जो है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस करना है -5 को, ठीक है। तो अब देखिए कितना निकला, ये कितना हो गया, 16 और 4 20 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया +5, ये तो हो गया आपका 25 √25, मतलब कि रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5, मतलब कि इसका रेडियस जो है वो 5 निकल के आया, रेडियस 5। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। इसमें देखिए आप लोग ये भी उसी तरह का है जैसे आप लोग पिछले बार में बताया ना कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाना है जब तीसरा कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, तो उसी तरह ये भी है। आप लोग कुछ नहीं, यदि दो कोऑर्डिनेट रहता था तो उसको निकालने के लिए क्या करते थे, m1 इंटू x2, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1, इस तरह करते थे ना। तो उसी तरह इसको भी करना है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक z कोऑर्डिनेट भी है, तो z कोऑर्डिनेट भी निकाल लीजिएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो मान लीजिए ये पॉइंट आप लोग का दिया हुआ 3,7, ये पॉइंट दिया हुआ है 8,3,2, और ये कितना रेशियो में विभाजित करते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट पी है। तो जो पॉइंट पी है ये जो पॉइंट पी है उसको, इस लाइन को जो है 2:3 में डिवाइड करता। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप लोग क्या पढ़े हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। जैसे 2 यहाँ पर है तो इसको 2 यहाँ गुना कीजिए और 3 यहाँ गुना कीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड कीजिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आप लोग पढ़े हैं ना, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड m1 प्लस m2। तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया m1, ये हो गया m2। तो बताइए m1 x2 कर कीजिएगा, m1 x2 कितना हो जाएगा, 2 × 8 ही तो होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा 2 × 8 कितना होगा 16, प्लस m2 x1, m2 यहाँ x1 यहाँ है, तो m2 x1 कीजिएगा तो 3 × 3 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या करते हैं m1 प्लस m2, यही तो दोनों m1 m2 है, 2 और 3, 2 m1 है 3 m2 है, तो m1 प्लस m2 कीजिएगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा। मतलब कि ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना निकल के आया 16 + 9 कितना हो गया, 16 + 9 आप लोग का 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 ये कितना हो गया 5 आ गया। मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 5 निकल के आ रहा है, ठीक है। कहीं पर लिख लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 5 निकल के आया, एक्स कोऑर्डिनेट = 5। अब y निकालने के लिए फिर वही ट्रिक लगाइए कि m1 y2, m1 ये है, y2 इधर जाना पड़ेगा, तो m1 y2 कितना हो जाएगा 2 × 3 6, प्लस m2 y1 कितना है 3 है, तो आप लोग का m1 y1 कीजिएगा तो कितना हो 9, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, वो तो 5 ही रहेगा। तो 6 + 9 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, मतलब कि ये 3 निकल के आ रहा। मतलब कि y आप लोग का जो y कोऑर्डिनेट है वो आप लोग 3 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए y कोऑर्डिनेट जो है वो 3 निकल के आ रहा है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट 3 निकल के आ रहा है, और x कोऑर्डिनेट आप लोग 5 निकल के आ रहा था, नहीं 5 था। तो अब z कोऑर्डिनेट निकालिए, z कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या वही लगाइए ट्रिक। तो 4 प्लस ये 21 डिवाइडेड बाई 5, मतलब कि 25/5 कितना हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। मतलब z कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5 हो गया। x आप लोग का 5 3 5, तो इस तरह आप लोग को लिखना होगा 5 3 5 किस में है, 5 3 5 ऑप्शन 1 में है। x कोऑर्डिनेट 5 आया, y कोऑर्डिनेट 3 आया, z कोऑर्डिनेट 5 आया, मतलब 5 3 5 जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लास्ट है, आप लोग को 101 से फिर आगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। इफ मीन ऑफ 15 टर्म्स, ये देखिए वो पहले एक क्वेश्चन था 5000 जिसका आंसर आया था, उसी टाइप में ये क्वेश्चन दिया हुआ 15 टर्म्स इज 6 फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। यदि 15 पदों का माध्य 6 है तो सभी पदों के योग ज्ञात कीजिए। तो ये भी उसी तरह है, 15 पद मान लीजिए x1 प्लस x2 ... x15 तक जाना, ठीक है। और इसका माध्य निकालने के लिए 15 से डिवाइड कीजिएगा। तो इसका जो माध्य दिया हुआ 6 दिया हुआ, तो हम लोग का वैल्यू किसका पूछा जा रहा है, ये ऊपर वाला का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप लोग, जो 15 है उसको राइट हैंड साइड भेज दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा प्लस x15 = 6 × 15, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा 15 × 6 = 90, तो इसका 90 आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 90 किस में, ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें 101 से आप लोग लेंगे और उसमें वो ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और यदि समझ में आ रहा है तो इसी तरह का आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।
चलिए आज के लिए इतना है। चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी मिलता रहेगा। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।